हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कल हमने चर्चा की थी आमेर के इतिहास के बारे में। आमेर में जो कछवा वंश था उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, कल उनको कंप्लीट किया था। आज हम नया टॉपिक चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति। भारत में 1857 की क्रांति और राजस्थान में 1857 की क्रांति, क्या इसका मूल उद्देश्य था, किस कारण यह क्रांति हुई, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आमेर में हमने मोटा मोटा क्या देखा। तो आमेर की अगर हम बात करते हैं, आमेर में सर्वप्रथम शासन करने वाले आए थे मीणा। मीणाओं के बाद में आमेर में शासन किया था बड़गुजरों ने। बड़गुजरों को हराकर नरवर अम्पी के जंगल से कुछ के वंशों का आगमन हुआ था। कछवा कहलाए थे। 1137 में धोलेराय व तेजकन के द्वारा कछवा वंश की स्थापना की गई थी। कुछ के वंश थे राम के पुत्र लव और कुश है, उनमें से कुछ की संतानें हुई थी, उनसे कछवा कहा जाता था। थोड़े समय बाद इन्हें कछवा कहा जाने लगा। इन्हें रघुवंशी भी कहा जाता था, क्योंकि राम के वंशज थे, रघु के वंशज थे, इसलिए इन्हें रघुवंशी भी कहा जाता था। इन्होंने सर्वप्रथम राजधानी दौसा को बनाया था। इसके बाद में जमुआ रामगढ़ जो क्षेत्र है उसमें राजा मीणा को हराकर जमुआ रामगढ़ की स्थापना की थी और उसे राजधानी बनाया था। 1150 में इनके द्वारा अमरावती नगर बसाया गया था, जिसका वर्तमान नाम आमेर है। 1207 में अगले शासक आते हैं कोकिलदेव के द्वारा आमेर को राजधानी बनाया जाता है। इसके बाद में शासक आते हैं आमेर के पृथ्वीराज कछवा है, जो खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। हमने पढ़ा था खानवा के युद्ध में, डिटेल से पढ़ा था, तो उसमें लड़ते हुए मारे गए थे। पृथ्वीराज कछवा कहाँ के थे? आमेर के शासक। इसके बाद में शासक आते हैं पूर्णमल है, और पूर्णमल के बाद में हमने शासक देखा था भीम सिंह। इसके बाद में शासक आते हैं रतन सिंह। शासक कौन बनते हैं? रतन सिंह कछवा है। रतन सिंह कछवा ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। इन्हीं के काल में सांगा कछवा ने सांगानेर बसाया था, और इन्हीं के काल में राव शेखावटी प्रांत बसाया था। शेखावटी में सिक्कर, चूरू और झुंझुनू आते हैं। इन तीनों क्षेत्रों का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? शेखावटी के नाम से जाना जाता है। रतन सिंह कछवा को आसकन कछवा ने भारमल के कहने पर जहर दे दिया था, अतः रतन सिंह कछवा का देहांत हो जाता है। और इसके बाद में 1547 में जब इनका देहांत हो जाता है तो अगले शासक बनते हैं अपने भारमल। भारमल के बारे में हमने 2-3 बार पढ़ दी, डिटेल से पढ़ा है। तो भारमल घरकले और मीणाओं से 2 चीज़ों से परेशान थे। अकबर दिल्ली दरबार से अजमेर ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में सांगानेर में मुलाकात होती है इनकी। मजनू खां चगताई के माध्यम से सांगानेर में प्रथम बार भारमल की मुलाकात करवाई जाती है। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और कहा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। प्रथम राजपूत मुगल विवाह है, और अपने पुत्र भगवंत दास और पुत्र मान सिंह की नियुक्ति अकबर के दरबार में कर देता है। तो उन्होंने किया था, अकबर के दरबार में कर देता है। तो प्रथम बार स्वैच्छिक अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूत राजा जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है वो अपने भारमल जी। कौन से थे? भारमल जी थे। इनसे इनकी पुत्री थी जोधाबाई हरकाबाई। इसकी उपाधि कौन सी आती है? मरियम उजवानी। मरियम उजवानी इसे उपाधि दी गई थी। उनसे संतान होती है जहांगीर। अकबर और मरियम उजवानी की संतान कौन सी आती है? जहांगीर है। तो जहांगीर इनसे उनकी नई संतान उत्पन्न होती है, वो अकबर के बाद मुगल सल्तनत को संभालता है। इसके बाद में भारमल का जब देहांत हो जाता है तो नया शासक बनता है आमेर का भगवंत दास। भगवंत दास को अकबर ने 5000 का मनसबदार नियुक्त किया था। प्रताप को बनाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल में जाता है, लेकिन विफल हो जाता है। भगवंत दास क्या था, लेकिन विफल हो जाता है। सन्नत यूपी में इसने पागल हाथी को पकड़कर अपनी वीरता का परिचय दिया था, और दक्षिणी भारत में इसका बाद में देहांत हो जाता है। तो अगले शासक बनते हैं इनके पुत्र मान सिंह। मान सिंह जब शासक बना था तो मात्र 12 वर्ष की आयु में ये अकबर के दरबार में चला जाता है। कहा जाता है कि 50 में इन्होंने अधीनता स्वीकार की। उनका जन्म 1550 में होता है। 1550 में जन्म हुआ था मान सिंह का, और 62 में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी भारमल ने, तो उसके दरबार में चला जाता है। मात्र 12 वर्ष की आयु में उसके दरबार में चला जाता है। इसलिए अकबर के द्वारा मान सिंह का लालन पालन किया जाता है। अकबर का इसे दत्तक पुत्र कहा जाता है, या इसे फरजंद की उपाधि भी दी जाती है, यानी अपना बेटा मानते। अकबर ने अपने सैन्य अभियान जब शुरुआत की तो प्रथम बार मान सिंह को रणथंबोर का जो सैन्य अभियान था, रणथंबोर जीतने के लिए इसे प्रथम बार भेजा था। बाद में इसे प्रताप को बनाने के लिए शिष्टमंडल के रूप में भी भेजता है, लेकिन वहां पर विफल हो जाता है।
बाद में प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने के लिए जब योजना बनाई जाती है तो उसका मुख्य सेनापति मान सिंह था, लेकिन मान सिंह हार जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मान सिंह से मनसबदारी अकबर छीन लेता है, उसे अयोग्य मानता है और उसे दरबार से निकाल देता है। यह वहां से निकलकर आमेर की तरफ आता है और आमेर में कार्य करना स्टार्ट करता है। बाद में अकबर को लगा कि योग्य मान सिंह योग्य मनसबदार, 7,000 का मनसबदार था, सबसे ज्यादा मनसबदारी मान सिंह को दी जाती थी। तो वापिस इसे बुलाता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है और वहाँ के केदार को पराजित कर मूर्तियाँ लाता है, मूर्ति यहाँ पर स्थापित करता है। इनकी रानी कंकावती ने अपने बेटे जगत की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया था। इन्होंने स्वयं ने वृंदावन में राधा गोविंद देव जी की मूर्ति स्थापित की थी, वहाँ पर इनका मंदिर बनाया था। और जो मीरा पूजा किया करते थे वह कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर लाता है, इस आमेर में स्थापित करता है। तो इस प्रकार आमेर मान सिंह था लंबे समय तक कार्य करने वाला शासक रहता है। इसके बाद में मान सिंह के बाद में शासक बनते हैं जय सिंह फर्स्ट। मान सिंह के बाद में कौन आते हैं? जय सिंह फर्स्ट है। जय सिंह शाहजहां के 4 बेटे, शाहजहां के 4 बेटे थे। भगमदास ने भी अपनी पुत्री का विवाह, मानबाई का विवाह किससे करता है? जहांगीर से करता है, जिससे पुत्र क्या हुआ था? खुसरो, या जिसे शाहजहां कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? शाहजहां। अगर मानबाई की उपाधि की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या थी? शाही बेगम। शाही बेगम की इन्हें उपाधि दी गई थी। तो अगले शासक मान सिंह के बाद में कौन आते? अपने जय सिंह। जय सिंह फर्स्ट है। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। दारा को शासक बनाना चाहता था, बनना औरंगजेब चाहता था। औरंगजेब 1659 में दुराई के युद्ध के माध्यम अजमेर में जीत जाता है और शासक बन जाता है। धर्मत के युद्ध में हुआ था, उसमें निर्णय नहीं हो पाया था। बाद में दुराई का युद्ध होता है, उसमें औरंगजेब जीत जाता है। तो अब जाए तो जाए कहाँ? जय सिंह जाए तो जाए कहाँ? तो जय सिंह क्या औरंगजेब के दरबार में आ रहा है, तो सेवा में श्रीमान पधार आया था, तो उसने कहा ठीक है, अपने दरबार में रखा था और मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देता है। बिहारी सतसई के लेखक बिहारी रहा करते थे और इनके दरबार की अगर हम बात करते हैं तो जय सिंह विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय है वो अपने अधिक सेनापति थे उनको ही दिया करता था। जय सिंह के बाद में बिशन सिंह शासक बनते हैं। बिशन सिंह की मृत्यु के बाद में शासक बनता है जय सिंह सेकंड। जय सिंह सेकंड है, जिसे स्वाई जय सिंह कहा जाता है। जय सिंह जब शासक बनते हैं वो 7 मुगलों के समकालीन शासक रहते हैं। जय सिंह सेकंड 7 मुगलों के समकालीन शासक रहा था। 1767 में जय सिंह फर्स्ट का देहांत हो जाता है। देहांत के बाद में बिशन सिंह बनता है। बिशन सिंह के बाद में उसका पुत्र शासक बनता है जो 7 मुगलों के समकालीन शासक रहा था, जो कौन सा था? जय सिंह सेकंड है। इनकी अगर हम बात करते हैं, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर शाह, फरुखसियर, रफी उद्दौला है, रफी उद्दर जात है और मोहम्मद शाह रगेला है। इन 7 के सामने एकमात्र शासक रहता है आमेर का, वो कौन सा था? जय सिंह सेकंड। जय सिंह सेकंड इनके दरबार में रहता है। तो मुगल की अगर हम बात करते हैं, जय सिंह फर्स्ट दक्षिणी भारत में शिवाजी व संभाजी को दबाने के लिए वहां पर जाता है, वहां पर गया था, उनको दबाता है और पुरंदर की संधि करता है 1665। पुरंदर की संधि के माध्यम से शिवाजी व संभाजी को पकड़ कर लाते हैं, सामान्य से दरबार में पेश किया जाता है, परेशान हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो इनको जहर दिया जाता है। जय सिंह का ध्यान हो जाता है। शासक बिशन सिंह बने थे। बिशन सिंह के बाद में जय सिंह सेकंड बनते हैं। तो जय सिंह सेकंड को इन्होंने जीज मोहम्मद शाही और जीज मोहम्मद शाही थी और जय सिंह कारिका नामक पुस्तकें लिखी थी। मोहम्मद शाह रंगीला को उन्होंने भेंट की थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें महाराजा धीराज राजेश्वर शाही की उपाधि दी थी। इन्हीं के काल में भरतपुर का चूड़ामन जाट था, उसका भतीजा था पदन सिंह, विद्रोह कर लेता है। विद्रोह करने के बाद में जो यहाँ का जो कार्यवाह विद्रोह कर लेता है, डिंग का जागीरदार उन्हें डिंग स्वरूप इन्हें वर्जनिधि की उपाधि प्रदान करता है। इन्हें क्या करता है? वर्जनिधि की उपाधि प्रदान की जाती है। इसके बाद हमने देखा था कि जो जय सिंह था, स्वाई जय सिंह था, ये वेधशालाएं बनवाया था। इसने 5 वेधशालाएं बनवाई। दिल्ली सबसे पुरानी, जयपुर सबसे बड़ी है, आगरा है, मथुरा और उज्जैन है, यहाँ पर वेधशालाएं बनाई। जयपुर में नक्षत्र सारणी, सुदर्शन गढ़ी, नाहरगढ़ है। और अगर हम बात करते हैं जल महल, इनका निर्माण करवाया गया था। जल महल है, इनका निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। धूपगढ़ी अब भी जाते हैं तो नक्षत्रों की सारणी और देखते हैं जंतर मंतर में, तो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। तो जय सिंह सेकंड के बाद में अगले शासक बनते हैं इनके बेटे ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह और माधव सिंह इनके 2 पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता को जहर दिया था, पिता की हत्या की थी, इसलिए पितृहीनता कहते हैं। ईश्वर सिंह शासक बनता है तो दोनों के मध्य राजमहल का एक टोंक होता है, ईश्वर सिंह और माधव सिंह में गद्दी पर कौन बैठे। ईश्वर सिंह जीत जाता है और वह गद्दी पर बैठता है।
शासक बनने के बाद इसने इसरसा बनाया था, इसरलाट बनाया था, जिसे सरगासुली कहा जाता है वर्तमान में। तो इसी के काल में जो मराठा थे उन्होंने आक्रमण किया था, ईश्वर सिंह पर मराठाओं ने आक्रमण किया था। मराठा जिसे आक्रमण करते हैं तो यह मराठों से भयभीत हो गया। भयभीत होने के बाद में इसने वहीं सरगासुली में त्रिपोलिया बाजार में जो है इसरलाट है वहां पर आत्महत्या कर ली थी, स्वयं वहां पर उसने आत्महत्या कर ली थी। शासक बनते हैं माधो सिंह, श्री माधोपुर बसाया था। माधो सिंह शासक बनते हैं तो माधो सिंह ने शासक बनते सर्वप्रथम तो कत्लेआम का आदेश दिया। कत्लेआम का आदेश देता है, नाहरगढ़ में 9 महल का निर्माण बनाता है, 9 महलों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। तो माधो सिंह के द्वारा क्या फिर शासन सत्ता संभाली गई। बाद में हमने देखा था कि आमेर के अगले शासक आते हैं जगत सिंह कछुआ। सन 1818 में आमेर के शासक जगत सिंह कछुआ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। इसके बाद में शासक आते हैं राम सिंह सेकंड। 1857 की क्रांति के समय आमेर के शासक राम सिंह सेकंड थे। राम सिंह सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो ये शासन सत्ता में इससे पहले शासक थे एक प्रताप सिंह। प्रताप सिंह है जिनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था, जिसके वास्तुकार लालचंद उस्ता है। 953 झरोके और खिड़कियां, 365 खिड़कियां हैं, 5 मंजिल का यह भवन है, छोटी छोटी खिड़कियां बनाई गई। तो जो हवा महल है उसकी वास्तुकार लालचंद उस्ता है, उनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। बाद में अपने कौन से आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाले 1818 में जगत सिंह कछुआ है, और जगत सिंह कछुआ के बाद में 1857 की क्रांति होती है और शासक बनते हैं राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की सहायता के स्वरूप क्या बाहर भी गए थे, उनकी सहायता करते थे। राम सिंह सेकंड के काल में पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने कुप्रथाओं पर रोक लगाया था। लुडलो पॉलिटिकल एजेंट, उसने कुप्रथाएं जो चल रही थी उन पर क्या है रोक लगाया था। और इसी के काल में राम सिंह सेकंड के काल में ही प्रिंस अल्बर्ट भारत आया था। जिसके प्रिंस अल्बर्ट भारत आता है तो इसी की खुशी में अल्बर्ट हॉल बनाया जाता है। रामनिवास बाग में बना अल्बर्ट हॉल, चिड़ियाघर में पास में उसी में अल्बर्ट हॉल बना हुआ है। तो इस अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण है वो राम सिंह सेकंड ने करवाया था। किसकी खुशी में, प्रिंस अल्बर्ट के भारत आने की खुशी में। तो प्रिंस अल्बर्ट जब भारत आता है तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया जाता है। इसके वास्तुकार कौन से आते हैं, स्टीफन जेकब इसके वास्तुकार। और जयपुर का रंग जो क्या घेरमा रखा जाता है। गुलाबी नगरी जो वर्तमान में हम कहते हैं, इस गुलाबी नगरी का इतिहास देखते हैं तो उन्होंने उनके यानी प्रिंस अल्बर्ट के भारत आगमन की खुशी में इस पूरे जयपुर को गेरुए रंग यानी गुलाबी नगर में परिवर्तन किया था। तब से लेकर आज तक जयपुर को गुलाबी नगर में रखा जाता है, गुलाबी रंग किया जाता है और इसे वर्तमान में पिंक सिटी कहते हैं। इसके बाद में अगले शासक आए थे मान सिंह सेकंड है, जिसको तो सभी जानते हैं। इनकी पत्नी गायत्री देवी, सांसद गायत्री देवी है, प्रथम सांसद के रूप में जाने जाते हैं। गोल्फ क्लब में मान सिंह खेला करते थे। आज भी जब जयपुर में आए तो मान सिंह के बारे में डिटेल से सारी दी जाती है। मान सिंह सेकंड है। अंतिम कहा जाता है राजप्रमुख के रूप में प्रथम और अंतिम राजप्रमुख थे और अंतिम शासन सियासत के सम्राट थे। तो इस प्रकार हमने आमेर का इतिहास देखा। अब हम चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है इसके पीछे मूल कारण क्या था कि ये घटना घटित हो। तो कहा जाता है 1857 तक आते आते, राजस्थान की तो हम बाद में बात करें, उससे पहले हम देखते हैं भारत में 1857 की क्रांति का समावेश किस प्रकार इसका उदय होता है। तो 1857 तक आते आते भारत के लोग अंग्रेजों से बिल्कुल उनका मन भर गया था, बिल्कुल उनसे उदास और हताश हो गए थे। क्योंकि 1848 में वाइसराय था भारत का, कौन सा था, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक आदेश जारी किया था सन 1848 में। 1848 में इनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि जो रियासतें हैं राज्यों को विलय किया जाए, राज्यों को ब्रिटिश भारत में विलय किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, किस राज्य को किया जाएगा, तो उन्होंने एक आदेश दिया था और उस आदेश में कहा था कि जिस रियासत के शासक हैं वो निसंतान है, उनके संतान नहीं है, तो उत्तराधिकार के रूप में वह किसी से गोद पुत्र नहीं लेगी, किसी से कोई भी संतान गोद नहीं लेगी जिसको वह शासन सत्ता संभालने के लिए आगे सम्राट बना सके। जो निसंतान है, जिस शासन सत्ता में वह सम्राट जिसकी मृत्यु हो जाती है निसंतान है, तो वह राज्य सीधा किस में आ जाएगा, ब्रिटिश भारत में मिल जाएगा। ब्रिटिश भारत में मिल जाएगा तो यह चीज देखकर भारत के लोग विचलित होंगे, भारत की जनता विचलित होगी कि इस प्रकार अगर होता रहा तो सारा सब कुछ चला जाएगा, इन्हीं के अधीन में चला जाएगा। तो सर्वप्रथम इसी नियम के तहत
सतारा को ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने सतारा को सर्वप्रथम इसी नियम के आधार पर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया। इसके बाद में नागपुर है, कर्नाटक है, अवध है, गोवा है और अन्य क्षेत्रों को धीरे धीरे इस प्रकार जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपने अधीन करती चली जा रही। तो ये देखकर लोग क्या परेशान थे? लोग परेशान थे। परेशानी का कारण क्योंकि उनको राज्य तो था लेकिन शासन सत्ता किसके? ब्रिटिश सरकार के अधीन में जा रही। तो अब करे क्या? इतने में ही एक क्रांति का उदय होता है, 1857 की क्रांति जिसे कहा जाता है। इसका कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? कहा जाता है कि वहां पर एक आदेश जारी किया था कि सैनिकों की जो टुकड़ी थी, सैनिकों की जितनी भी टुकड़ी हुआ करती थी, उन टुकड़ी को बंदूकें दी जाती थी। एनफील्ड राइफल जो नाम से क्या बंदूक थी वो सभी को दी गई। और जो बंदूकें थी इनमें कहा जाता था कि कारतूसों का प्रयोग किया जाएगा। जो दो कारतूसें प्रयोग की जाएगी उनमें सुअर और गाय की चर्बी होना एक अफवाह फैली कि उनमें क्या गाय व सुअर की चर्बी। यह देखकर हिंदू धर्म के लोग भी और मुस्लिम धर्म के लोग भी क्या विचलित हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग सुअर को मानते हैं और हिंदू धर्म गाय और सुअर दोनों को ही मानते हैं, तो मांस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन दोनों के जब विरुद्ध में होते हैं, जब दोनों के विरुद्ध में बात होती है तो उन्होंने एक क्रांति के रूप में 1857 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का उदय करते हैं कि हम क्रांति कर रहे हैं कि हम इस प्रकार इसका प्रयोग नहीं करें। इस प्रकार प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन सी आती? एनफील्ड राइफल के विरोध में उन्होंने एक क्रांति का उदय किया। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में मई 28 1857 को नसीराबाद छावनी की यहाँ से इसका शुरुआत होती है। लगभग 2:50 से लेकर 3 बजे दोपहर का समय था। वहां पर नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने क्रांति कर दी, क्रांति की जाती है। तो इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि प्रथम घटना क्या घटित हुई, इस बात को लेकर प्रथम घटना कहां पर घटित हुई और क्या घटित हुई? पश्चिम बंगाल की छावनी थी बैरकपुर है। वहां पर मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था। मंगल पांडे नाम के सैनिक को अंग्रेजों ने कहा कि आप कारतूस का प्रयोग करें और इस कारतूस का प्रयोग कर आप चलाएं, जिस प्रकार हम कह रहे हैं कि आप सैनिकों को मारें। जो तुम्हारी राइफल है, जितने तुम्हारी बटालियन है, उन सभी बटालियन को यह राइफल दी और इस राइफल का प्रयोग को शुरुआत तुमसे की जा रही। जैसे ही पता चलता है मंगल पांडे को इसमें सुअर की चर्बी, इसमें क्या है? सुअर की और गाय की चर्बी है, इसमें सुअर और गाय की चर्बी है। तो मंगल पांडे ने मना किया कि मैं तो इसका प्रयोग नहीं करूंगा। तो जब इन्होंने विरोध किया तो ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर और दबाव डाला। तो दबाव डालने के कारण इन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी थे, हडसन और एक अंग्रेज अधिकारी और थे, उन दोनों पर गोलियां चला दी थी। गोलियां चला देने के बाद में सारा माहौल गर्मा गया और वहां से क्रांति जो है शुरुआत हो जाती। लेकिन जो क्रांति की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो अजमल और नाना साहिब थे। उन्होंने क्या था कि पूरे भारत में इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने सभी रियासतों को अपने अधीन करने के लिए योजना बनाई। तो उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके विरोध में हम एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे और उस सम्मेलन में हम तारीख देते हैं 31 मई सन 1857 को इसका आयोजन किया जाएगा। इस क्रांति की शुरुआत हम 31 मई से करेंगे। तो नाना साहेब और अजमल के द्वारा यह घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने तारीख क्या दी थी? 31 मई सन 1857 को। और कमल का फूल और रोटी इन्होंने प्रतीक रखा। प्रतीक क्या रखा था? कमल का फूल होगा और रोटी इस क्रांति का प्रतीक रखा गया था। लेकिन किसी कारणवश से पहले ही मई 1857 में यह घटना घटित हो जाती है और पूरे भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। 31 मई को होना था, लेकिन कब की जाती है? 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। वहां पर अनबन हो गई थी, उन्होंने पहले क्या है तारीख तो 31 रखी थी और अनबन के कारण क्या है 10 मई को इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी थी।
10 मई को सैनिकों के द्वारा मेरठ में क्रांति की शुरुआत करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना। मेरठ से जो बटालियन थी वो कहाँ जाती है? दिल्ली की ओर जाती है। वहां पर शासक कौन से थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर है, वहां पर जाते हैं और बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि तुम हमारे इस क्रांति के नेता बनो। जो हम क्रांति कर रहे हैं उसका हमें कोई तो सरदार सिंह, कोई तो नेता चाहिए। तो बहादुर शाह फर्स्ट को कहते हैं, बहादुर शाह कहते हैं ठीक, मैं आपका सरदार बनता हूं, आप क्रांति करें, आप क्रांति करें। लेकिन कहा जाता है अंतिम समय बहादुर शाह का जब देहांत हुआ था तो उनके, बहादुर शाह बहुत ही कवि के रूप में लिखा करते थे, तो कहा जाता है जब इनका देहांत होता है तो किसी ने लिखा था कि बहादुर शाह जफर इतना बड़ा साम्राज्य का, सल्तनत का शासक था, उसे अपने जो अंतिम समय में मृत्यु जब दफनाया जाता तो दफन के लिए भी भूमि नसीब नहीं हुई। भारत की दफन के लिए भी भूमि नसीब नहीं हुई, क्योंकि रंगून में देहांत हो जाता है तो वहीं उसको दफनाया जाता है। तो बहादुर शाह जफर को रखा जाता है नेता के रूप में, और ये सैनिकों के द्वारा क्या है इस क्रांति की शुरुआत की जाती है। तो भारत में यह क्रांति की गई थी। इसी के बाद राजस्थान में क्रांति करते हैं। राजस्थान को हम डिटेल से पढ़ें तो जब ये क्रांति की जाती है, इसके असफलता के कारण बताए जाते हैं कि इसको क्रांति को होना 31 मई को था, लेकिन कारणवश से 10 मई को हो जाती है। तो सैनिकों में सभी जगह गठबंधन नहीं था, सभी छावनियां एकत्रित नहीं हो पाई थी, सभी बटालियन एक साथ एक रूप से प्रभावित रूप से कार्य नहीं कर पाए थे, जिससे 1857 की क्रांति विफल हो जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गाय व सूअर की चर्बी का होना। ये केवल एकमात्र झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि जो एनफील्ड राइफल है उसमें जो कारतूस का प्रयोग किया जाता है, उस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता। पहले बंदूकें आती थी, उसमें क्या कारतूस जब डाला जाता था तो उसमें मुंह से छीलना पड़ता था। मुंह से छीलकर जब उसके अंदर डालते थे तो ये कहते थे ये तो हमारा क्या है, हिंदू धर्म का अपमान। मुस्लिम भी सूर को मानते थे, तो मुस्लिम सैनिक भी जो इसमें बटालियनों में थे वो भी क्या अपन अपमान मानते, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? एनफील्ड राइफल। और प्रथम घटना क्या होती है? मंगल पांडे के द्वारा इस कारतूसों का प्रयोग न करना उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर इनके ऊपर जब दबाव डाला गया तो इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। बाद में इन्हें पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद इन्हें जेल में डाल दिया जाता है और थोड़े ही समय बाद इनको फांसी की सजा दी जाती है। राजस्थान का मंगल पांडे, आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से एक पर्सन आता है, तो अमरचंद बांटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो इस प्रकार पूरे भारत में जो 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी जो छावनियां थी और सभी जो सैनिक थे उनको एकाग्र करना, एकत्रित करना, और ब्रिटिश शासन का जो नियम बनाया हुआ था कि जो सम्राट है उसके निसंतान मृत्यु होने के कारण उस सत्ता को ब्रिटिश सरकार अपने अधीन में लेगी, इसका विरोध करना था और उस सत्ता को स्वतंत्र कराना था। तो इसका यह मूल उद्देश्य था। लेकिन किसी कारणवश से ये सारे जो सैनिक हैं, सभी बटालियन है, एकत्रित नहीं हो पाए। जिस प्रकार से नाना साहब ने योजना बनाई थी कि हम इस क्रांति का आयोजन एक दिन करेंगे, सभी जगह एक ही दिन विद्रोह किया जाए, तो वो उनकी सुचारू रूप से नहीं चल पड़ी। मेरठ में सबसे पहले 10 मई को क्रांति का उद्भव कर दिया जाता है। बाद में धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता है इस प्रकार बटालियन इधर उधर जा रही होती है। मेरठ की बटालियन कहीं जा रही थी, वो सूचना दे रहे थे कि इस प्रकार हम क्या है अपनी इनके विद्रोह करेंगे, इनसे क्या है विद्रोह करेंगे और इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे और ब्रिटिश सत्ता को यहाँ से भगाए थे। तो धीरे धीरे इन्हें पता चल जाता है। पता चलने के कारण जो ब्रिटिश सरकार के सल्तनत के सम्राट थे वो इसके ऊपर निगरानी रखते हैं और जहाँ पर भी सैनिक की बटालियन जाते हैं उनको स्वतंत्र रूप से नहीं रखा जाता है और अपने तरीके से यूरोपियन जो इन्फिनिटी थी, यूरोपियन जो बटालियन थी उनको बुलाते हैं और उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। इससे भी जो विरोध ये हो जाते हैं, इससे भी अपनी जो ये बटालियन थी वो नाराज हो जाती है कि हम 1800 लंबे समय से तुम्हारे अधीन कार्य कर रहे हैं और जैसा तुम कह रहे हो वैसा कर रहे हो, लेकिन तुमने आज हमारी ऊपर निगरानी के लिए ऊपर से बटालियन मंगवाई। तो वो विरोध करते हैं और इस प्रकार नसीराबाद जो छावनी थी राजस्थान की, अजमेर की, वहां से विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो राजस्थान को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा था किस प्रकार क्या कारण था जिससे 1857 की क्रांति का उद्भव होता है और इसका प्रतीक था कमल व रोटी। कमल का फूल व रोटी है इसका प्रतीक रखा गया था। आज के लिए इतना, कल इसको डिटेल से करेंगे। कल हम देखेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति
और राजस्थान में 1857 की क्रांति किन किन छावनियों पर हुई थी, कितनी छावनियां थी, प्रथम छावनी कौन सी थी और कौन सी बटालियन ने वहां पर विद्रोह किया था और विद्रोह को आगे बढ़ाया था। तो कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, खुश रहें, मस्त रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।